सुप्रभात विद्यार्थियों। हलंत प्रकरण के अंतर्गत राजन शब्द के रूपों की सिद्धि की जा रही है और मेरा प्रयास रहता है कि कोई यदि बीच में से मेरा वीडियो देखना आरंभ कर रहा है रूप सिद्धि का, तो प्रत्येक वीडियो में कुछ ऐसा हो जिससे कि वो बीच में से भी देख रहा है तो भी उसे वो समझ में आ जाए। मेरा प्रयास रहता है कि ऐसी शिक्षण पद्धति अपनाई जाए जिससे कि जिस वीडियो को देख रहे हैं उससे ही पहले के जो बने हुए शब्द रूपों की सिद्धियां हैं वो भी समझ में आ जाए और आगे आने वाले शब्द रूपों की सिद्धि जो होने वाली हैं वो और भी आसान हो जाए। पद्धति की सरलता ऐसी होनी चाहिए व्याकरण की, ये मेरा सदैव ही प्रयास रहा है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं, जिनको व्याकरण कमज़ोर है जो संस्कृत में, उनकी संस्कृत, उनकी व्याकरण और मजबूत हो जाए और इस तरह से मजबूत हो जाए कि वो कभी फिर उसे भूल न पाएँ। और मेरा आग्रह है बच्चों को, और यही मेरा सुझाव भी है, कि जब आप वीडियो देख लेते हो तो उसके बाद अभ्यास करना न भूलें। एक दो बार अभ्यास अवश्य करें और फिर स्वयं ही अगले को करके भी देखें। इसके अतिरिक्त जो आज जैसे आप दूसरी तीसरी विभक्ति आज पढ़ रहे हो तो उसका अभ्यास करें और फिर अंत में एक बार प्रथमा से लेके अब तक की जितनी भी विभक्तियां हैं उनका अभ्यास करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपको आज वाला याद रहे और पहला वाला भूल गए, सारा ही आना चाहिए। वैसे तो वही सूत्र इतने प्रयोग में आ रहे हैं कि आप पहला भी नहीं भूल सकते। और साथ ही हो सकता है कि मेरी आवाज़ में थोड़ी समस्या आ सकती है क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है। तो अब शुरू कर रहे हैं हम। प्रथमा हो चुकी है राजन की द्वितीय विभक्ति का एक वचन। और ये तो आप जानते ही हैं कि विभक्तियों में कारक रूप में शब्दों को सिद्ध करने के लिए हम उनमें सौजस प्रत्यय लगाते हैं। सौजस सूत्र जो लगता है उससे हमें मिलते हैं 21 प्रत्यय। तो आज एक बार उनको समझिए और फिर देखिए कि मैं कौन सा प्रत्यय कैसे लगाती हूँ। ये है वो सूत्र जिसमें हम ये सौजस पूरा है, जो कि यहाँ पर मैंने अलग अलग करके लिखा है। तो शब्द रूप कैसे चलते हैं? प्रथमा व्यक्ति के तीनों वचन, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी व्यक्ति के इस तरह से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में रूप चलते हैं। तो उसी तरह से वो क्यों चलते हैं? वो इसीलिए चलते हैं क्योंकि विभक्तियों में ही ये सौजस प्रत्यय है। तो जो प्रत्यय लग जाता है उस प्रत्यय के लगने से उसी विभक्ति और उसी वचन का रूप बन जाता है। मान लो सु लगा देंगे हम किसी शब्द में तो वो प्रथमा का एक वचन ही बनाएगा। यदि हम किसी सूत्र में औट, किसी शब्द में औट को लगा देंगे, औट प्रत्यय को, तो वो द्वितीया का द्विवचन ही बनाएगा। और ये सूत्र है सौजस, अमौट्शस, टाभ्याम्भिस, एभ्याम्भ्यस, असिभ्याम्भ्यस, अस ओस आम, ई ओस सुप। ये 21 सूत्र हैं। इनको हम सुप भी कहते हैं। सुप कैसे कहते हैं? आदिर अंतेन संहिता, यानी आदि से लेके अंतिम के पूर्व तक के सभी को संहित कर दिया जाता है उसके अंतर्गत। तो सुप औजस से पहला वाला सु लिया है और ये अंत का प लेकर हमने, ये वाला सुप नहीं है बल्कि ये केवल प लिया है। तो ये सुप जब हम कहेंगे तो ये पूरे 21 प्रत्यय सुप के अंतर्गत आ जाते हैं। इनको हम कहते हैं सुप प्रत्यय। सुप प्रत्यय का सूत्र क्या है? सौजस, अमौट, शश, जिसको हमने इस तरह से अलग रख दिया है। दूसरा, मैंने आपको संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत कुछ बात बताई थी कि उपदेश, अनुनासिक, इति इत्यादि करके। तो कुछ उपदेश है, ये भी सौजस क्या है? ये भी आदि ऋषियों का उपदेश है, जो संस्कृत के आदि मुनि हुए उनके उपदेश हैं। और इनकी विशेषता ये है, जो सूत्र कहा कि उपदेश, अनुनासिक, इति वगैरह, तो इनमें क्या होता है, कुछ तो उपदेश के कारण और कुछ अन्य सूत्रों के कारण इन जितने भी प्रत्यय हैं, इन प्रत्ययों का कुछ परिवर्तन या कुछ विलुप्त हो जाना होता है। जैसे सु में केवल स बचता है और उ का लोप हो जाता है, और स का कहीं कहीं विसर्ग हो जाता है, और कहीं कहीं हम जब शब्द रूप की सिद्धि करते हैं तो स का भी लोप हो जाता है। जैसे रमा के में स का लोप हो जाता है, विसर्ग नहीं आता।
जबकि राम के रूप सिद्ध करते हैं तो प्रथमा एक वचन में विसर्ग हो जाता है। बहुवचन में प्रथमा का जो जस है उसके ज का लोप हो जाता है चूटू से और स का विसर्ग हो जाता है। अंतिम स का सर्वत्र ही विसर्ग हुआ है, यहाँ भी शश का विसर्ग हो जाएगा। द्वितीया में आते हैं तो हलंत्यम से अंतिम ट का लोप होगा औट में द्विवचन में, और शश में लश्क व तद्धित से श का लोप हो जाएगा, केवल अस बचेगा और जो अस में जो स रहेगा उसर का भी विसर्ग हो जाता है। ये अधिकांशतः ऐसा शब्द रूपों में होता है, कहीं कहीं कोई अपवाद मिलते हैं। और फिर आती है तृतीया का टा एक वचन का, तो टा में क्या होता है, टा को इन आदेश हो जाता है और कहीं कहीं चुटू से टा का लोप हो जाता है। आवश्यकता के अनुसार जो शब्द हमें सिद्ध करना होता है और केवल उसका आशेष रहता है। इस तरह से जैसे रमया में हमने केवल आशेष रखा, टा का लोप किया, और जबकि रामेण जो तृतीया का बनाया उसमें टा को इन आदेश किया था। फिर भ्याम में तीनों ही विभक्तियों के द्विवचन में समान रूप रहता है, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता। तृतीया का बहुवचन भिस आता है जिसमें कि स का विसर्ग हो जाता है। चतुर्थी में अनुनासिक इति से अंग का लोप हो जाता है, केवल ए शेष रहता है। भ्यस में स का विसर्ग होगा चतुर्थी के भ्यस में। चतुर्थी और पंचमी दोनों का बहुवचन समान है और दोनों के स का विसर्ग हो जाता है और रूप भी समान बनता है। असी में कहीं तो अंग का लोप हो जाता है और ई भाग का भी लोप हो जाता है। और फिर और कहीं पर क्या होता है कि असी को आत संज्ञा कर दी जाती है। जैसे रामात पंचमी का बना तो असी को आत आदेश हुआ था, इस तरह से बना था। और कहीं कहीं पर ऐसा होता है किसी शब्द रूप की सिद्धि में, जैसे राजा के में होगा, राजन के रूप जब सिद्ध करेंगे तो यहाँ पर राज्ञ बनेगा, उसमें यही होगा कि अंग और ई भाग का लोप होके केवल स रह जाएगा और स का विसर्ग हो जाता है। फिर ये समान ही है, यहाँ भी वही अनुनासिक जो है उसका लोप हो जाएगा, केवल स रह जाएगा, स का विसर्ग हो जाएगा। अथवा ऐसा भी होता है कि अस को स्य आदेश हो जाता है। ओस में भी स का विसर्ग हो जाएगा, ओ रहेगा, दोनों ही जगह ऐसा होगा। और ई में अंग का लोप हो जाएगा, केवल ई रहेगा। सुप में हलंत्यम से पा का लोप होकर केवल सु शेष रहेगा। तो जिस विभक्ति वचन का रूप हम बनाते हैं उसी विभक्ति वचन का हम यहाँ से प्रत्यय उठाते हैं। ये विभक्तियाँ हैं और ये वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो इस तरह से उठाए जाते हैं और इसी तरह से फिर वो सातों विभक्तियों में रूप भी बन जाते हैं। तो प्रथमा तो हो ही गई है, अब आ जाते हैं द्वितीया पे। द्वितीया का रूप बनाना है, वो क्या है, राजानम। और मूल शब्द क्या है, मूल शब्द है राजन। राजन शब्द की अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा जिस शब्द की हो जाती है उसमें सौजस सूत्र लगता है, जो अभी बताया था। तो सौजस सूत्र से क्या हुआ कि 21 प्रत्यय हमें मिल गए, सातों विभक्ति और तीनों वचनों में। अब कौन सा लगाएं, तो द्वैकयोर द्विवचन एक वचन सूत्र से दो वचन की विवक्षा में द्विवचन, एक वचन की में एक वचन का प्रयोग किया जाएगा। और हम क्या बना रहे हैं, तो द्वैकयोर द्विवचन एक वचन सूत्र से द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप हम बना रहे हैं। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन की विवक्षा में अम का आगम हो गया, तब स्थिति क्या हो गई, राजन और अम। ठीक है। अब सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध सूत्र से हम क्या करेंगे, ना की उपदा को दीर्घ करेंगे। तो ना की उपदा को दीर्घ होने के बाद, ना की उपदा क्या है, कल इससे पूर्व के वीडियो में आपको न की उपदा बताई थी, न से जस्ट पहले का स्वर। तो ज में जो आ है वो ना की उपदा है, न से उप यानी उसके आगे उसके बिल्कुल समीप बैठा है, उसको हम कर देंगे दीर्घ। तो ये हो जाएगा राजा न और अम। अब ये जो अ है इसे न में मिला देंगे और इस तरह से न पूरा हो जाएगा और राजानम ये रूप सिद्ध हो जाएगा। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध सूत्र को याद होगा, बताया था इससे पूर्व के वीडियो में। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध दूसरे नंबर का वीडियो है,
सूत्र है और इसकी व्याख्या है सर्वनाम स्थान परे होने पर, यानी कि सौजस इत्यादि परे होने पर नकारांत शब्द के जो कि प्रातिपदिक हो उसके उपदा को दीर्घादेश कर देते हैं। कहने का भाव यह है कि न अंत वाले शब्द की उपदा को दीर्घ हो जाता है सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ सूत्र से। तो इस तरह से न से पहले जो आ आया उसको दीर्घ किया तो राजा हो गया, फिर न में अम को मिलाया तो राजानम, ये रूप सिद्ध हो गया। अब आ जाते हैं द्वितीय विभक्ति के द्विवचन पर। जैसे प्रथमा का द्विवचन बनाया था उसमें औ लगा था, इसमें औट लगा है, बस कोई फर्क नहीं है, रूप राजानौ ही बनेगा। दोनों का फर्क सिर्फ कितना है कि उसमें औ लगाया था और इसमें औट लगा रहे हैं। तो औट का तो आपको पता ही है, अंतिम ट है, हलंत्यम है, उसका लोप कर देंगे तो औ ही बचेगा। तो इस तरह से बन जाएगा, यानी प्रातिपदिक संज्ञा करो पहले, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से सौजस से 21 प्रत्यय लाओ और द्वितीय विभक्ति द्विवचन की विवक्षा में औट का आगम कर लो। तो राजन औट हो गया। हलंत्यम से ट का लोप कर दीजिए, ट का लोप होने के बाद राजन औ बना। अब सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ सूत्र लगाना है। उससे क्या करते हैं, न अंत वाले शब्द की अंदर जो न आ रहा है उससे पहले के स्वर को आ कर देते हैं। तो राजा न हो गया, राजा न और न पर औ लगा दिया क्योंकि न आधा है और स्वर लगा दिया औ, राजा नौ। इस तरह से राजा नौ द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप सिद्ध हो गया। अब बनाना है हमें द्वितीय विभक्ति का बहुवचन और वो है राज्ञ। राज्ञ बनाने के लिए अब हमें केवल एक सूत्र याद रखना है, बहुत ही छोटा सा सूत्र है और बहुत ही आसानी से आप उसे समझ सकते हो। सूत्र है अन लोप अन। अब वैसे तो इसको यहीं पे समझ लो कि अन अंत वाले शब्दों के अन भाग के अ का लोप हो जाता है। अलोप अन में से अलोप कर देंगे। अब इसे ऐसे भी समझ लो कि इति अंग वाले, मतलब इति अंग होगा, जैसे कि न हलंत्यम है उसकी इति होगी, यानी कि वो आधा होना चाहिए न। ऐसा कोई अवयव हो किसी भी शब्द का और उसके पीछे सर्वनाम स्थानक वाले कोई आ रहे हों, सुबंत इत्यादि जैसे कि, या कोई ऐसे प्रत्यय आ जाएं जिनके की आदि में यकार हो यानी य हो, और या फिर इस तरह के प्रत्यय आ जाए कोई इसके बाद, मतलब न अंत वाले, आधा न जिसमें हो अंत में, ऐसे शब्द के बाद, या फिर कोई ऐसा सुबंत आ जाए जिस सुबंत हमने किसको कहा है, सुप है अंत में जिसके, ये जो स्वौजस है ना, इनमें आए हुए सूत्र में जो प्रत्यय आते हैं उनको हम सुप बोलते हैं। और जब इनको हम किसी शब्द के पीछे लगा देते हैं, जब हम इनको किसी शब्द के पीछे लगा देते हैं तो उस शब्द को हम कहते हैं सुबंत, यानी जो सुबंत यानी सुप प्रत्ययों को अंत में लगाने से जिनकी सिद्धि हुई है वो होते हैं सुबंत। तो सुबंत यानी कि यही स्वौजस, इस तरह का स्वौजस का कोई प्रत्यय आ जाए बाद में अनंत वाले शब्द के, जिसके कि शुरू में अच हो, कोई स्वर बन रहा हो। तो ऐसा होने पर क्या होता है, यानी कि अच से शुरू होने वाला सुबंत लगने पर, भले ही वो व्यंजन से शुरू हुआ हो लेकिन उसके व्यंजन का लोप करने के बाद केवल स्वर ही बचा हो, अच ही बचा हो, या कोई और प्रत्यय ऐसा हो जिसके कि शुरू में य हो, तो ऐसा करते हैं फिर कि वो जो अन होता है ना, अन अंत वाला हम जिसे बोल रहे हैं, जैसे राजन क्या है, राजन अन अंत वाला है, तो अन का जो अ है उसका हम लोप कर देते हैं। तो सीधे से शब्दों में समझ लीजिए, किसी शब्द के अंत में यदि अन है तो उस अन के अभाग का लोप हो जाता है। तो अल्लोप अनः, अल्लोप अल याद रखिएगा। और द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप अब बनाते हैं। राजन शब्द मूल शब्द है, इसकी हमने प्रातिपदिक संज्ञा कर दी, उसके बाद स्वौजस प्रत्यय हमने इसमें लगाए, 21 प्रत्यय मिले, तब द्वितीय विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में क्या आएगा, शश आएगा। शश का आगम होगा और शश में मैंने अभी बताया था कि शश के अंतर्गत जो श है उसका लोप हो जाता है। तो किस सूत्र से, लश्क्व तद्धिते से। अगर आप चाहें तो केवल श का लोप लिख सकते हैं। तो लश्क्व तद्धित, ये मैंने बताती जा रही हूँ, यदि याद रहे तो लिख दीजिएगा अवश्य।
और ये बता इसलिए रही हूँ ताकि आप ये न कन्फ्यूज़न करो कि हम श का लोप कैसे हो गया। तो ये सूत्र यही कह रहा है कि ल का, श का और क वर्ग क ख ग घ अंग का यदि प्रत्यय के शुरू में आ जाते हैं तो लोप हो जाता है। तो जैसे शश में श आ गया है शुरू में, तो इस श का लोप हो जाएगा, बचेगा केवल अ। तो राजन अस हो गया। अब राजन अस हो गया तो ये जो प्रत्यय बना है वो अच से आरंभ होने वाला यानी अचादी है इसमें। और इससे पूर्व क्या आ रहा है, न अंत वाला अन आ रहा है। तो अब अल्लोपन क्या करता है, अल्लोपन करेगा अन के अभाग की इति यानी उसका लोप कर देगा। तो राजन के अन के अ का हो गया लोप। अब स्थिति क्या हो गई, जब अन का लोप हो गया तो ज भी अब आधा हो गया, क्योंकि इसमें जो अ था वो तो हमने निकाल लिया, तो ज भी आधा हो गया और न भी आधा हो गया। तो इनका तो अब हम उच्चारण ही नहीं कर पा रहे थे। अतः उसके बाद आ रहा है अस। ठीक है, अब इस स्थिति में क्या करेंगे, अब यहाँ करेंगे पहले, क्योंकि ये दोनों के बीच में कोई स्वर का व्यवधान ही नहीं है तो इनको मिलाना होगा। लेकिन मिलाने से पहले एक चीज़ और हो रही है। वो क्या हो रही है कि च वर्ग के बाद त वर्ग आ रहा है। ये ज क्या है, ये च वर्ग का वर्ण है, तो आगे पीछे आ जाए ये त, या जब भी संयोग होता है च वर्ग और त वर्ग का, यानी च छ ज झ अ और त थ द ध न, तो ऐसे में जो त वर्ग के वर्ण हैं वो च वर्ग में परिवर्तित हो जाते हैं क्रमशः। ये न क्या है, त थ द ध न अपने वर्ग का पांचवा अक्षर है, तो इसके स्थान पर अब ज के कारण च वर्ग का, क्योंकि ज क्या है च वर्ग का है, तो च वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, च छ ज झ अ। तो अब न के स्थान पर ये कौन सी संधि बताई थी, स्तोश्चुना शुत्व संधि में ऐसा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस न के स्थान पर अ कर देंगे। सूत्र से त वर्ग के न को च वर्ग का अ हो जाएगा। तो च वर्ग का अ होने के बाद स्थिति क्या हो गई, रा ज अ अस। अब कुछ याद आ रहा हो तो कुछ ऐसे वर्ण होते हैं व्यंजन हमारे पास जो कि दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। तो ज अ, इस स्थिति में जोर ज्ञ सूत्र क्या कहता है कि ज और अ दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ज्ञ बन जाता है। तो जोर ज्ञ सूत्र से ज और अ प्लस ज प्लस अ ज्ञ बन गया। अब यहाँ हो गया राग्य अस, लेकिन ज्ञ अभी आधा है, लेकिन इसके पीछे अब जब मिलाएंगे तो अ है, तो अ को हम अलग से तो लिखेंगे नहीं, जब मिला के लिखेंगे उस ज्ञ पर ही हम अ को चढ़ा देंगे। अब राग्य अस हो गया। तो इस स्थिति में अ को ज्ञ में मिलाया और राग्य हो गया, राग्यस हो गया। स को अब विसर्ग कर दिया, जो अस का स है उसे विसर्ग कर दिया, अतः राग्य ये रूप सिद्ध हो गया। तो ये तृतीया विभक्ति अब हम आरंभ कर लेते हैं, क्योंकि अब द्वितीय विभक्ति के बहुवचन तक हो गए हैं। प्रथमा का हो गया और द्वितीय विभक्ति का हो गया। अब आ जाते हैं तृतीय व्यक्ति पर। तो तृतीय व्यक्ति का रूप क्या बनता है, वो है राजा। राजा क्या है, तृतीय व्यक्ति का एक वचन का रूप है। और ध्यान रखिएगा प्रथमा का एक वचन का रूप भी राजा है। लेकिन अगर सिद्धि करने आए कि प्रथमा का बनाइए तो आपको सु लगाना होगा, सिद्धि आए तृतीया का रूप बनाइए तो आपको क्या लगाना होगा, टा लगाना होगा, क्योंकि तृतीया का टा लगेगा। और यदि केवल ऐसे आ जाए कि राजा की सिद्धि कीजिए और कोई विभक्ति का सूचना न हो तो आप प्रथमा या तृतीया में राजा रूप को सिद्ध करके दे सकते हैं। अब मूल शब्द क्या था, वही राजन। राजन की सबसे पहले प्रातिपदिक संज्ञा कर ली, अर्थवतः धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से स्वजस से हमने 21 प्रत्यय ले आए और द्वैकय और द्विवचन ही याद रखना, केवल द्वैकय और द्विवचन ही एक वचन और द्विवचन में लगता है, बहुशु बहुवचनम लगता है बहुवचन में। अगर बार बार नहीं भी लगाया है तब भी समझ जाइएगा कि जब ये हमने राग्य बनाया तो यहाँ बहुशु बहुवचनम से हम शश को लाए थे। और द्वैकय और द्विवचनई सूत्र से तृतीया एक वचन की विवक्षा में टा का आगम कर लिया और तब स्थिति क्या हो गई, राजन प्लस टा।
अब क्या करेंगे, राजन ट है और हमें बनाना है राजा, यानी न का तो कोई काम ही नहीं है इसमें, तो न को हटाना पड़ेगा। उससे पहले तो हम क्या करेंगे, वही न लोप प्रातिपदिकांतस्य सूत्र से, क्योंकि राजन शब्द क्या है, प्रातिपदिक शब्द है और इसके अंतिम न का हम लोप कर देंगे। स्थिति हो गई राज प्लस टा। टा है और टा में क्या करते हैं, चूटू एक सूत्र लगता है जो कि प्रत्यय में आए हुए च वर्ग और ट वर्ग का लोप कर देता है। तो ट क्या है, ट वर्ग का ही है वर्ण है, अतः इसका लोप कर देंगे, ट का लोप हो जाएगा। स्थिति हो गई राज प्लस आ। अक्सवर्ण दीर्घ से राजा ये रूप सिद्ध हो गया। तो राजा तृतीया का बनाना और भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ स का लोप करने के लिए हमें हलंग्याभ्यो दीर्घा सुत्ति से अप्रक्तम हल ये सूत्र भी नहीं लगाना पड़ा। अब आ जाइए राजभ्याम, तृतीया विभक्ति का द्विवचन का रूप है राजभ्याम। राजन मूल शब्द लिया, प्रातिपदिक संज्ञा की सौजस सूत्र लगाकर 21 प्रत्यय लाए और 21 में से तृतीया विभक्ति द्विवचन में से भ्याम का हमने आगम कर लिया। तृतीया विभक्ति का पहला अभी टा लगाया था, अब द्वितीय विभक्ति द्विवचन ये आ जाएगा, तृतीया विभक्ति का द्विवचन में भ्याम का आगम हो जाएगा और इसमें केवल एक सूत्र लगेगा। भ्याम आने के बाद राजन प्लस भ्याम हो गया, केवल हमें न का लोप करना है और न लोप किससे करते हैं, न लोप प्रातिपदिकांतस्य से, यानी कि प्रातिपदिक ऐसा शब्द जिसके के अंत में न आया हो, आधा न आया हो। यहाँ न से तात्पर्य केवल आधे न से है, अयुक्त न से नहीं है, तो उसका लोप कर देते हैं। तो न का लोप हो गया इस सूत्र से और फिर दोनों को एक साथ लिखा तो राजभ्याम ये रूप सिद्ध हो गया। अब करते हैं राजभी तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप। मूल शब्द राजन लिया, राजन की प्रातिपदिक संज्ञा की अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा के बाद स्वजस प्रत्यय आ गया और तृतीया विभक्ति बहुवचन के लिए हमने भिस का आगम कर लिया, क्योंकि तृतीया विभक्ति एक वचन द्विवचन और बहुवचन ये भिस का आगम कर लिया। स का आपको पता ही है कि विसर्ग हो जाना है और बिल्कुल राजभ्याम की तरह ही बनेगा, वही हमें केवल न का ही लोप करना है और राज अभी तैयार है। तो न लोप प्रातिपदिकांतस्य सूत्र यही याद रखना है पूरे में, न लोप प्रातिपदिकांतस्य सूत्र राजन शब्द रूपों की सिद्धि में सबसे ज़्यादा सहायक रहा है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। साथ ही इसको एक चीज़ और हमें याद रखनी है और वो क्या करनी है, हमें न को श्चुत्व करके अम में बदल के ज और अ से फिर ज्ञ बनाना है, केवल इतना करना है। और अब हम आ जाते हैं जो और ज्ञ सूत्र से करते हैं, अन्यथा आप केवल ज और अ को ज्ञ एक सामान्य सी बात है, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, बस कर दीजिए। राजन भिस कर दिया हमने, भिस लिया, कहाँ लिया, तृतीय बहुवचन में भिस ले लिया। राजन भिस हो गया, न लोप प्रातिपदिकांतस्य सूत्र से न का लोप किया तो न का लोप होकर राज भिस हो गया। अब इस स्थिति में हम क्या करते हैं, स को विसर्ग कर देते हैं तो राज भी ये रूप सिद्ध हो जाता है। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। आगे की और सिद्धियां देखने के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।